Assalamu alaikum. Uh, Dear students, in the last lecture we have discussed about the peak voltage measurement using measuring capacitor. तो आज के लेक्चर में हम लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे अबाउट द पीक वोल्टेज या पीक वैल्यू मेजरमेंट विद कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर. Several rectifier circuits have been developed which permit the measurement of peak values of high AC voltage with the aid of capacitive dividers. Compared with the circuit of Chubb and Fortescue, most of these have the advantage that the reading is almost independent of frequency and multiple peaks per half cycle of the voltage to be measured can be permitted. तो कल के लेक्चर में या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यही देखा था कि चब एंड फोर्टेस्क्यू मेथड जो है वो बेस्ट मेजरिंग मेथड है और इसके अंदर जो है वो एक्यूरेसी जो है वो हमारी मोर देन 99% है और इसका जो एरर है वो लेस देन 0.35% है. लेकिन जो ड्रॉबैक था वो इसके अंदर यही था कि हम लोगों को जो है वो फ्रीक्वेंसी को एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट जो है वो हमारे लिए इशू था. अगर हम लोग जो है वो एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट कर लें तो फिर चब एंड फोर्टेस्क्यू मेथड इज़ द बेस्ट मेथड टू मेजर द पीक वैल्यू ऑफ द एसी. आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर इसी ड्रॉबैक को जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे कि हाउ कैन वी मेजर द पीक वैल्यू विदाउट measuring the frequency. So figure 7.6a shows the fundamental circuit using a half period rectifier C1 and C2 constitute the capacitive voltage divider and Cm is the measuring capacitor. तो यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि C1 एंड C2 जो है ये बेसिकली हमारे पास कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर है और Cm जो है ये हमारे पास मेजरिंग कैपेसिटर है. डायोड बेसिकली हम लोग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वोल्ट मीटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं टू मेजर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. The capacitor C1 and C2 are so chosen that the low voltage V2 of T appear across C2 with high voltage at the input. C1 and C2 की वैल्यू हम लोगों ने इस तरीके से एडजस्ट करनी है ताकि हम लोग जो हैं C2 के अगेंस्ट जो है वो लो वोल्टेज जो है वो अटेन कर सकें, क्योंकि V ऑफ T जो है ये हमारे पास जो है वो इनपुट वोल्टेज है. इस वैल्यू को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. कुछ ड्रॉप जो है वो अक्रॉस द C1 लेना है, कुछ ड्रॉप जो है वो अक्रॉस द C2 लेना है. तो हमने C2 और C1 की वैल्यू को इस तरह एडजस्ट करना है कि वी ऑब्टेन द लो वोल्टेज V2 ऑफ T अगेंस्ट C2. If the losses are neglected in this circuit and the diode drop is negligible, the measuring capacitor Cm will be charged to the peak value of the voltage across the lower arm of the capacitor divider V2 of T. तो Cm की वैल्यू जो है वो किस तरह से चार्ज हो जाएगी कि जितना पोटेंशियल हमें अक्रॉस द C2 मिला है जो कि V2 of T है, ये बेसिकली हमें जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा अक्रॉस द Cm. So the voltmeter V assumed to have infinite input impedance will record this peak value. और Cm के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल होगा V नॉट उसको जो है ये हमारा वोल्ट मीटर मेजर कर लेगा और वही हमारी जो है वो पीक वैल्यू होगी. Under this condition V maximum is equal to C1 plus C2 whole divided by C1 and then multiply by V नॉट. ये जस्ट वोल्टेज डिवाइडर की इक्वेशन है वेयर V नॉट इज़ द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर. तो हम इस फार्मूले के तहत जो है वो मालूम कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. Hence the voltmeter reading can be calibrated in terms of the peak value of the AC voltage to be measured. But this conceptual circuit cannot be used practically and needs to be modified. तो डेफिनेटली
हर पैकेज जो है वो हर लिहाज से मुकम्मल नहीं होता, उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई ये जो हमने सिंपल एक सर्किट दिखाया जिसके अंदर जो है वो हमारे पास कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर C1 एंड C2 है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हमें डायोड डी से रिप्रेजेंट हो रही है, और CM जो है ये हमारे पास मैयरिंग कैपेसिटेंस है, और इसके अगेंस्ट जितना पोटेंशियल है वो हम वोल्ट मीटर के अगेंस्ट मैयर कर रहे हैं। अब ये वाली जो सिंपल सर्किट डायग्राम है, इससे हम लोगों को जो है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है वो ऑब्टेन नहीं होते। तो हम लोग इसके अंदर जो है वो पहले तो ये देखेंगे कि क्या खराबियां आती हैं, फिर ये देखेंगे कि इसको हम लोगों ने सॉल्व किस तरह करना है। इन प्रैक्टिस द वोल्टेज अक्रॉस CM will decrease with time with a high time constant, provided the value of CM is large and the input impedance of the voltmeter is very high. Hence, the voltage across CM will remain constant for a long period of time. अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो है जो कैपेसिटर CM है, इसका डिस्चार्जिंग टाइम जो है या टाइम कांस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब वो किस वजह से ज़्यादा हो रहा है, उसके अंदर जो रोल प्ले कर रहा है वो वोल्ट मीटर की हाई इनपुट इम्पीडेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर CM जो है वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वोल्टेज को रिटेन रखेगा। नाउ सपोज द इनपुट वोल्टेज V ऑफ T टू बी मेजर्ड इज इंक्रीज्ड। अब हम एज्यूम करते हैं कि भाई हमारे पास इनपुट वोल्टेज जो है वो एनहांस कर गया है, तो डेफिनेटली V2 of T, which is the reflection of the V of T, will also increase proportionally and its peak will become greater than V0। यानी कि पता ये चला है कि भाई पहले केस के अंदर वो ये कह रहा है कि भाई नॉर्मल मेजरमेंट चल रही थी और हमारे पास आउटपुट पे वोल्ट मीटर के अगेंस्ट जो पोटेंशियल था वो V0 था। अब हमने क्या किया कि इनपुट एंड के ऊपर जो है वो पोटेंशियल का लेवल जो है वो मज़ीद इंक्रीज कर दिया। जब इंक्रीज किया तो डेफिनेटली अब जो रिफ्लेक्शन आ रही है अक्रॉस द वोल्ट मीटर V, वो एक नई वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन है V0 के। हेंस द डायोड D विल कंडक्ट चार्जिंग CM टू द न्यू पीक वैल्यू V0 प्राइम, which therefore follows the voltage V2 of T। तो अब पता ये चला है कि भाई पहले वैल्यू V0 थी, हमने इनपुट बढ़ा दी तो नई वैल्यू जो बन गई V0 प्राइम बन गई। अब वो कहता है कि ऑन द अदर हैंड इफ V of T is decreased, the peak value of V2 or T may be less than V0, preventing the diode D to conduct, and hence there will be no change in voltmeter reading। अब वो कहता है कि भाई अब हमने क्या किया कि अब हमने अब वैल्यू को जो है वो डिक्रीज कर दिया। कहते हैं जब हमने वैल्यू को डिक्रीज किया तो हम लोगों को वोल्ट मीटर के ऊपर जो है वो चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ। अब इसके लिए जहन में क्या रखना पड़ेगा, जहन में ये रखना पड़ेगा कि दी CM का जो टाइम कांस्टेंट है वो ज़्यादा है, नतीजतन क्या हो रहा है कि वो स्लोली डिस्चार्ज होगा, तो एक ख़ास वोल्टेज जो है वो एक खासी देर तक जो है वो रिटेन रहेगा। भाई जब वैल्यू ज़्यादा आई, V0 से ज़्यादा आई, तो फिर हमें जो है वो डेफिनेटली उसकी रिफ्लेक्शन V0 प्राइम जो है वो नज़र आ गई। लेकिन एकदम से हमने जो है वो वोल्टेज को कम कर दिया, तो अब चूंकि उसने अपनी कैरेक्टरिस्टिक के तहत जो है वो वोल्टेज को रिटेन रखना है, तो जैसे ही इनपुट पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ है इंस्टेंटली हमें वोल्ट मीटर के ऊपर वो चेंज नज़र नहीं आया। यानी कि पता ये चला है कि जो टाइम कांस्टेंट ऑफ द CM जो है वो स्लो डिस्चार्जिंग करा रहा है। जब वो स्लो डिस्चार्जिंग करा रहा है तो डेफिनेटली अभी तो वो पिछली ही पोजीशन के ऊपर रिटेन था, हाई वोल्टेज के ऊपर रिटेन था, वो कैसे जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे देता एक लो पोटेंशियल की जो कि इनपुट पे बाद में आया है। सो इट इज़ नेसेसरी that the capacitor CM be made to discharge relatively quickly by adding a discharge resistance RD as shown in figure।
अब हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे जैसे जो है वो इनपुट के ऊपर चेंज आए, वैसे वैसे रिफ्लेक्शन जो है वो हमें इस जगह पे भी नज़र आए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जो है वो सी एम के पैरेलल के अंदर एक रजिस्टर आर डी लगा दिया है, ताकि ये जल्दी से जो है वो अपने आप को डिस्चार्ज कर ले और तैयार हो जाए जो भी चेंज एट द इनपुट साइड पे आने वाली है। आगे वो कहते हैं द चॉइस ऑफ द टाइम कांस्टेंट फॉर दिस डिस्चार्ज प्रोसेस इज डिटरमिन्ड बाय द डिजायर्ड रिस्पॉन्स ऑफ द मेजरिंग अरेंजमेंट। अब टाइम कांस्टेंट हमने कितना रखना है इस डिस्चार्ज प्रोसेस का, ये अब हमारे ऊपर जो है वो मुनहसर करता है कि हम क्या चाह रहे हैं। Generally, it is desired that the meter should indicate the change in input voltage in seconds. तो जनरली क्या होना चाहिए कि मीटर जो है वो चेंज इन इनपुट वोल्टेज को विद इन सेकेंड्स जो है वो शो करे। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि हम लोगों ने टाइम कांस्टेंट इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि हम लोगों को विद इन सेकेंड्स जो है वो चेंज एट द इनपुट साइड जो है वो नज़र आ जाए। हेंस वी मे चूज RDCM less than 1 second. This will ensure that if the voltage V2 of T decreases, then within seconds the voltage across CM will be less than the new peak value of V2 of T because of its discharge to RD. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने जो है वो टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर CM जो है उसकी वैल्यू जो है वो हमने इस तरीके से जो है वो एडजस्ट करनी है। ये रूल ऑफ थंब हमने बना लिया ताकि जैसे जैसे जो है वो इनपुट पे चेंज आए V2 ऑफ टी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करे, और जैसे जैसे V2 ऑफ टी रिस्पॉन्ड करे CM भी अपने आप को उसी तरह रिस्पॉन्ड करे। कैसे रिस्पॉन्ड करे? अपने आप को डिस्चार्ज करके इन द डिस्चार्जिंग रजिस्टर आर डी। Hence the diode D will conduct and V naught will follow the change in V2 of T। तो पहला मसला जो है वो हम लोगों ने हल करने की कोशिश कर ली। अब आगे वो ये कहता है कि ऑन द अदर हैंड द टाइम कांस्टेंट मस्ट बी लार्ज compared with the period t which is equal to 1 by f of the alternating voltage to be measured so that V naught does not drop significantly between recharging cycles। अब दूसरा मसला क्या आ गया कि भाई अब इतना भी हमने नहीं कर देना कि एकदम से जो है वो अपने आप को जो है वो डिस्चार्ज करा दे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है इनपुट वोल्टेज। 50 हर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी है तो विद इन नो टाइम जो है वो फिर अपना साइकिल को जो है वो चेंज कर लेगा। तो भाई वोल्ट मीटर जो है वो इतनी तेज़ी से हमें जो है वो चेंज नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। हम ये भी चाह रहे हैं कि भाई CM के अगेंस्ट जो पोटेंशियल आ रहा है V नॉट वो थोड़ी देर रिटेन भी रहे ताकि हम लोग उसको इजीली मैयर कर सकें। जो भी वहाँ पे टेस्टिंग इंजीनियर खड़ा है, मेजरमेंट इंजीनियर खड़ा है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर खड़ा है, वो उस वैल्यू को मैयर भी कर सके। तो वो मैयर कब करेगा? जब कुछ देर के लिए वो वैल्यू रिटेन रहेगी। तो उस वैल्यू को रिटेन किस तरह रखना है? तो उसके लिए उसने जो है वो रूल ऑफ थंब ये दे दिया है कि द टाइम कांस्टेंट मस्ट बी लार्ज compared with the t which is equal to 1 by f of the alternating voltage to be measured। तो टाइम कांस्टेंट जो है वो बिल्कुल कम नहीं कर देना, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है ताकि हम लोगों को जो है वो वोल्ट मीटर के अगेंस्ट कुछ देर के लिए वैल्यू जो है वो रिटेन होती हुई नज़र आए। द वैल्यू ऑफ आर डी is a measure of the input resistance of the voltmeter and will be of the order of mega ohm। अब यहाँ पे उसने बता दिया है कि आर डी की वैल्यू जो है वो क्या है, इज अ मेजर ऑफ द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर एंड विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम। दिस इज कंपेरेबल टू द रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड डी इन फिगर 7.6। अब ये रेजिस्टेंस जो है वो कंपेरेबल है किससे? इसकी रिवर्स रेजिस्टेंस से। रिवर्स रेजिस्टेंस आपको खुद भी पता है कि जब ओपन सर्किट हो तो इस टर्मिनल के अगेंस्ट कितनी रेजिस्टेंस होती है, उसको हम लोग जो हैं वो रिवर्स रेजिस्टेंस कहते हैं डायोड की। और वो ये कह रहा है कि भाई अब जो आर डी की वैल्यू है वो इसकी रिवर्स रेजिस्टेंस के कंपेरेबल हो। Hence, during the period Tn,
हेंस ड्यूरिंग द पीरियड Tn, यानी कि जैसे ही वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन स्टार्ट हुई तो ये अपना रोल प्ले करेगा। तो भाई जैसे ही वो अगला साइकिल आएगा तो भाई ये हमारे पास जो है इस इंस्टेंट से लेकर नेक्स्ट साइकिल के स्टार्ट के इंस्टेंट तक का जो टाइम पीरियड है वो Tn है। द कैपेसिटर C2 will be charging by the current flowing through the diode D in the reverse direction। तो वो ये कहता है कि जब हमारे पास ये वाला पीरियड है तो इस पीरियड में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारा कैपेसिटर C2 जो है वो चार्ज होना शुरू हो रहा है, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हुआ और फिर वो Cm से होता हुआ उसने दोबारा से C2 को जो है वो चार्ज करना शुरू कर दिया। तो ये हमारे लिए अब एक नया प्रॉब्लम जो है वो बनना शुरू हो गया। सो द रेजिस्टेंस R2 इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू C2। अब इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जो है वो R2 रेजिस्टेंस जो है वो C2 के पैरेलल में जो है वो लगा दी ताकि ये चार्ज ना हो, जो भी हमारे पर रिवर्स करंट आ रहा है वो थ्रू R2 होके जो है वो चला जाए। The value of R2 must be chosen in such a way that the direct voltage drop across R2 which causes DC charging of C2 remains as small as possible. Thus we must have R2 must be much less than RD। तो ये एक और कंडीशन बता दी कि how can we select the value of RD and R2। On the other hand, the capacitor divider ratio should be affected little by R2, and so R2 must be greater than 1 over omega C2, where omega is the angular frequency of the supply. Provided that all the conditions for choosing RD and R2 are satisfied, the relation between the peak value of the high voltage V max and the indicated voltage V naught is given by this equation। तो हम इस इक्वेशन की मदद से जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो मुहैया कर सकते हैं। The indicating instrument should have high input impedance, electrostatic voltmeter and high sensitivity moving coil instrument are suitable। Measuring range changes are usually effected by changing C2। The voltage shape across the capacitor Cm is the source of error। अब यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है तो वोल्टेज वेव शेप जो है वो हमारे पास जो है वो सोर्स ऑफ एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ द पीक वैल्यू। दिस वोल्टेज कंटेन्स द रिपल एंड द एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द पीक एंड मीन वैल्यू। तो आप पता ये चला कि भाई हमारे पास हमने तो पीक वैल्यू को मेजर करना है, लेकिन जो रिपल है वो तो इस जगह पे जाके ड्रॉप हो रही है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली जो है वो हमारे पास सोर्स ऑफ एरर है। This error is approximately proportional to the ripple factor and is thus frequency dependent। तो पहला एरर जो आया वो हमारे पास जो है वो रिपल फैक्टर की वजह से आ रहा है कि ये रिपल फैक्टर जो है वो कुछ अमाउंट के अंदर जो है वो इस मेथड में जो है वो मेजरमेंट एरर इंट्रोड्यूस कर देता है। Another source of error is due to the fact that during recharging of Cm to peak value in each cycle, C2 is parallel to Cm and thus the peak voltage across C2 will be less than Vmax। This अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि चूंकि जो है वो Cm जो है वो फॉलो कर रहा है C2 को, तो डेफिनेटली जो है वो हमारे पास C2 पे जो है वो कुछ पोटेंशियल जो है वो कम होगा। लेकिन जो Cm जो है वो C2 को फॉलो कर रहा है। अब C2 और Cm के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ड्यू टू द इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, ड्यू टू सम ड्रॉप इन द डायोड। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो कुछ ना कुछ एरर जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। टू मिनिमाइज दिस एरर Cm शुड बी स्मॉल कंपेयर टू Cm। अब इस एरर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग करते ही हैं कि Cm की जो रेटिंग होती है वो C2 से जो है वो हम लोग कम रखते हैं। The resistance R2 introduces another error।
अब R2 जो है वो हमारे पास थर्ड एरर इंट्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज द वोल्टेज अक्रॉस C2 that is V2 of t will not be same as it would have been without R2. अगर R2 की वैल्यू ना हो, R2 यहाँ पे ना लगा हो, तो C2 के अक्रॉस V2 की वैल्यू और होगी। लेकिन अब चूंकि ये इसके पैरेलल में लग गया है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैरेलल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो V2 ऑफ t जो है वो एक नई वैल्यू होगी। ये एक अनदर जो है वो सोर्स ऑफ एरर है। A modified peak voltmeter circuit is shown in figure 7.8. The resistance R2 and therefore the error due to R2 have been eliminated by the use of second DC branch called equalizing branch. तो R2 की बिना पे जो हमारे पास एरर आया था, उसको हम लोग जो है वो इक्वलाइजिंग ब्रांच की मदद से जो है वो फिर ख़त्म कर सकते हैं। The DC current in the measuring and the equalizing branches are opposite in polarity and equalize each other. तो इस तरीके से हम लोग जो हैं वो इस सर्किट को मॉडिफाई करके हम लोग जो हैं वो एक्यूरेट मेजरमेंट की कोशिश कर सकते हैं हासिल करने की, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो है वो एरर रिटेन रहता है ड्यू टू द रिपल फैक्टर और ड्यू टू सम डिफरेंस इन द पीक वैल्यू ऑफ द CM एंड C2। तो इन एरर्स की मौजूदगी के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी सफ़र करती है। लेकिन हम लोगों का जो टारगेट था कि हम लोग फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट पोटेंशियल जो है वो मेजर कर सकें, वो हम इस सर्किट की मदद से जो है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट पीक वैल्यू को जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो हैं वो डिस्कशन आवर के अंदर जो है वो मुझसे कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।